गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कोल्ड वार एरा। तो कल हमने पढ़ा था कि 12 देश जो हैं इस आंदोलन में नाटो में शामिल थे। तो नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा, ऐसा संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे। इस प्रकार इसको पश्चिमी गठबंधन बोला गया। ठीक है। अब हम बात करेंगे पूर्वी गठबंधन की। पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना 1955 में हुई और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप से मुकाबला करना। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना। ठीक है। तो सेकंड यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पश्चिमी गठबंधन है और जो पूर्वी गठबंधन है उसका क्या महत्व था। तो जो पश्चिमी गठबंधन है उसमें कितने देश शामिल थे? उसमें 12 देश शामिल थे। और ये जो देश हैं इनका क्या काम था? इनका काम था कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो ये संगठन जो 12 देश शामिल है ये उस हमले को अपने ऊपर हमला मानेंगे और उसकी रक्षा करने का काम करेंगे। दूसरा है पूर्वी गठबंधन, जिसका स्थापना 1955 में हुई और इसको वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत यूरोपीय संघ के साथ शामिल देशों का ये संगठन था, जिसको वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया पूर्वी गठबंधन के बारे में और पश्चिमी गठबंधन के बारे में। आपको याद रखना है कि जो पश्चिमी गठबंधन है वो अमेरिका के साथ है और इसमें 12 देश शामिल हैं। फिर है पूर्वी गठबंधन, जिसमें सोवियत संघ के साथ शामिल देश हैं और इसका गठन जो है 1955 में हुआ और इसको वार्सा संधि के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि एशिया जो संधि संगठन है, जिसको FATO के संधि संगठन CENTO कहा जाता है, इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन यहाँ के वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध जो हैं वो मजबूत किए। ठीक है। अब शीत युद्ध के कारण जो विश्व के सामने दो गुटों में जो हैं विश्व के देश वो बट गए। एक गुट जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ यानी कि अमेरिका की तरफ जिसका झुकाव था, और दूसरा साम्यवादी गुट जो कि सोवियत संघ की तरफ जिसका झुकाव था। ठीक है। तो ये जो शीत युद्ध है इसके जो होने के कारण हैं या ये जो नहीं हुआ प्रॉपर हथियारों के रूप में नहीं हुआ, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। और जो दो धड़ों में जो गुटों में जो देश बट गए हैं उनके बटने के क्या कारण थे, देखें। आप यह पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। स्थायी सेना के बूते महाशक्तियाँ इतनी ताकतवर थी कि एशिया और अफ्रीका यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी इसमें मुकाबला नहीं था। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। यानी कि जो दो गुटों में शामिल देश थे उनमें से कुछ जो स्वतंत्र देश हुए थे, जैसे भारत जैसे देश हैं, चीन है, ये इन दो गुटों में शामिल नहीं हुए। ये स्वतंत्र रूप से रहे, ना तो ये अमेरिका के साथ मिले ना ही ये सोवियत संघ के साथ मिले, स्वतंत्र भूमिका निभाई इन्होंने। तो इनको ऐसा क्या ज़रूरतें थी ताकि जो ये देश हैं ये इन दोनों गुटों से बाहर रहे। फर्स्ट है महत्वपूर्ण संसाधनों, जैसे तेल और खनिज पदार्थ हैं, भू क्षेत्र ताकि यहाँ से महाशक्ति अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके, सैनिक ठिकाने यहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकें, और आर्थिक मदद जिससे गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। इस प्रकार जो छोटे देश हैं महाशक्तियों के लिए ज़रूरी बन गए थे। ठीक है। ये विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। दो गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही है। ठीक है।
तो अब नेक्स्ट हम करेंगे कि जो गुटनिरपेक्ष हैं, जो स्वतंत्र देश हैं, वो जो स्वतंत्र देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो स्वतंत्र देश हैं उनमें शामिल जो देश हैं वो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स आपको दी गई हैं। जैसे 1947 में साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत है। 1947 और 52 में मार्शल प्लान है, पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता करना है। ठीक है। फिर है 1948-49 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। अमेरिका और उसके सभी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। फिर 1950-53 में कोरियाई युद्ध हुआ। ठीक है। फिर है 1954-75 में वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ। तो अब हम करेंगे कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसमें शामिल देश कौन कौन से हैं। तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ उसमें शामिल देश, जो गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को लागू करने वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनमें पहला नाम है आपका, देखें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में 5 जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शामिल हैं। देखें, जोसेफ ब्रांज टिटो, इनका जन्म जो है 1892 यानी कि 1892 और 1980 तक ये रहे। ये युगोस्लाविया के शासक थे। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़े। ठीक है। और साम्यवादी सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी। तो आपको फर्स्ट नाम याद रखना है, युगोस्लाविया के शासक। सेकंड है भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और एशियाई एकता, औपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयास किए। विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत की। फिर नंबर 3 पे हैं आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तीसरे संस्थापक गमाल अब्दुल नासिर। ये सन 1970 तक मिस्र के शासक रहे। अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध रहे। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। इसकी वजह से सन 1956 में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष शुरू हुआ। फिर है आपके सुकर्णो, 1901 से 1970 तक इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति हैं 1945 से 65 के बीच में। स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध। बॉन्डोंग सम्मेलन में आयोजक, सैनिक विद्रोह में तख्तापलट हुआ। नंबर 5 पे हैं आपके, देखें, खामे एनक्रूमा। ये जो वामे एनक्रूमा 1909 से लेके 1972 तक ये घाना के पहले प्रधानमंत्री थे। 1952 से 1966 तक ये रहे। आज़ादी की लड़ाई के अगुआ, अफ्रीकी एकता और समाजवाद के पक्षधर, नव उपनिवेशवाद का विरोध किया। सैनिक षड्यंत्र में इनका तख्तापलट हुआ। ठीक है। तो आपने जाना जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसके प्रणेता देश कौन कौन से हैं और इन देशों ने किस प्रकार से 2 ध्रुवीयता को चुनौती दी। ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो अगवा देश हैं इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखा और ये किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। ठीक है। तो गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। ठीक है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो संस्थापक देश हैं कौन कौन से हैं। युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। ठीक है। इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रूमा ने इनका समर्थन किया और ये 5 जो नेता हैं ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। तो इस तरह से आपने जाना कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसके संस्थापक नेता कौन थे और किस तरह इन्होंने स्वतंत्रता रहना, किसी भी गुट में शामिल न होना स्वीकार किया। तो इन 5 देशों के बीच में आपसी सहमति बनी। शीत युद्ध का जो
प्रसार है और इसके जो दायरे हैं उसको सीमित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत नव स्वतंत्र अमेरिकी देशों का नव उदय हुआ। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ। तो पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन है वो 25 सदस्य इसमें शामिल हुए और ये क्यूबा में हुआ 2006 में। और समय गुजरने के साथ पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए। समय गुजरने के बाद इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 2006 में हुए हवाना में क्यूबा में हुए जो सम्मेलन हुआ उसमें 14वें सम्मेलन में 116 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। ठीक है, तो इस तरह से जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो बढ़ा और आज तक बढ़ता ही जा रहा है। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? गुट निरपेक्षता का अर्थ है तटस्थता का धर्म निभाना नहीं है। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए जरूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध में सही गलत होने के बारे में उनका कोई भी पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुट निरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए। इन देश ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए। ठीक है, तो जो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसने क्या किया देखें, अल्प विकसित देश का दर्जा, जो नव स्वतंत्र देश हुए थे उनको अल्प विकसित देश का जो दर्जा है वो मिला था। तो इसके कारण क्या हुआ था कि इनके सामने कई चुनौतियां थी गरीबी से उबरने के लिए, क्योंकि ये गरीब देश थे उस समय पर और नए नए स्वतंत्र हुए थे। तो इनके सामने अपने देश में आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। तो इन्होंने क्या किया कि इन अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कहा जिनका दोहन पश्चिमी विकसित देश करते थे। अल्प विकसित देशों की पहुंच जो है पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए व्यापार फायदेमंद होगा। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी और अल्प विकसित देशों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका होगी। तो इस तरह से कुछ नई जो जानकारियां हैं वो इनके माध्यम से दी गई। ठीक है, अब हम करेंगे कि जो बेलग्रेड में हुए जो हमला हुआ वो 1961 में आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख उठे। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए। इसका कारण था कि विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। अब विकसित देश एक सुर में विरोध क्यों कर रहे थे? क्यों गुट निरपेक्ष देशों को इसके विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी और इसका जो है भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ओके स्टूडेंट, कल हम करेंगे इसका अगला पार्ट, भारत और शीत युद्ध।